किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा के साथी और आदरणीय बूटा सिंह सादीपुर साहब जो हमारे साथ में हैं, भाई साहब रविंदर पाटियाला जी हमारे साथ में हैं, खेती किसान यूनियन से और संयुक्त किसान मोर्चा के आगू हैं। ये सब आप जब साथ में हैं, भाई हमारे साथ में प्रभजीत पाल जी हैं, सब लोग साथ में, तो कितने आपकी एक आवाज, मैं तो चाहूंगा कि घोषणा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने होनी चाहिए कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का समर्थन करेगा सादीवाल साहब से कि जिस तरह से तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग धड़े थे सबको जोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा में लेकर आए, ताकत बनाई, इस बार भी उन सबको जोड़िए और कहिए कि हमारे साथ साथ में ईवीएम भी मुद्दा हमारा अपना मुद्दा है, इसको लेकर चलेंगे और पूरी ताकत से साथ देंगे। देखो संयुक्त मोर्चे वालों ऐलान की गल आ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ये लड़ाई गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी। ईवीएम गांव में घुस नहीं पाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे ਨੂੰ अपील की है इसਨੂੰ संयुक्त किसान मोर्चे ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। जो आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, हम लोग दिल्ली में और अब दिल्ली से बढ़ के ये पूरे देश में पहुंच चुका है, बहुत दूर गांव-गांव तक पहुंच चुका है आंदोलन। ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है उसी सिलसिले में मैं आज आया हूं और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं प्रभजीत सिंह जी का। उन्होंने मेरे निवेदन पर सभी किसान आगू साथियों को बुलाया, संयुक्त किसान मोर्चा से रविंदर जी को और संयुक्त किसान मोर्चा से ही बूटा सिंह सादीपुर साहब को, कि ये जो आंदोलन ईवीएम का आंदोलन है ये पूरे देश का आंदोलन है, हर व्यक्ति का आंदोलन है। 140 करोड़ नागरिकों का, भारत के 100 करोड़ मतदाताओं का आंदोलन। और यह आंदोलन इसलिए है कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वोट के लिए, वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह से ना तो स्वतंत्र है, ना निष्पक्ष है और ना ही वो पारदर्शी है। ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है। और तरीका जो होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की जो अनुच्छेद 324 के तहत जिम्मेदारी है, वो ये है कि जो इलेक्शन हो वो पूरी तरह से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम पे विश्वास करो, हम जो कह रहे हैं सही है। क्यों करें विश्वास? ये विश्वास का मसला ही नहीं है। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी भी हद तक सरकार की गुलामी कर सकते हैं, आप व्यवस्था ऐसी रखो जो हर किसी को समझ में आए साहब, और वो बैलेट पेपर से हो। जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस मशीन में पता ही नहीं लगता कि उसने जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसको गया है। और ये बात आप देखें कि जो 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, और वो निर्णय है इलेक्शन कमीशन, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें बाकायदा पैरा नंबर 9 में ये बात कही गई है। सुब्रमण्यम स्वामी जो एमपी हैं, जो बीजेपी में, उन्होंने लिखा उस पैरे में कि बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वोट पड़ गया। जो वोट दे रहा है उस व्यक्ति को साफ साफ पता होनी चाहिए कि उसने जिस कैंडिडेट और जिस पार्टी को वोट दिया है वो उसी को गया, और ये बिल्कुल फिजिकली उसे नजर आना चाहिए। ईवीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार का 2024 का चुनाव हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। उसी में, इस लड़ाई में साथ देने के लिए आज मैं यहाँ हूँ पटियाला में इस समय। अभी इसके बाद 4 बजे मेरी मीटिंग जालंधर में है, जालंधर में है, वहां पहुंचूंगा। और मैं जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आगू हैं, यूनियन से, सभी से, और जितने भी एडवोकेट साथी हैं, उन सबसे निवेदन करने आया हूँ इस लड़ाई में साथ। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने बताया कि ऑर्डर किया कि लाल बत्ती जल गई, इससे क्लियर नहीं होता कि वोट कहाँ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी भी नहीं लगाई। इसमें कारण क्या लगता है? इसे आगे लेके जाओगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में जो बात कही थी वो ये कही गई थी कि भाई ईवीएम मशीन में भरोसा हासिल करने के लिए इसके साथ वीवीपैट लगाई जाए। और आप देखेंगे कि हमने अभी इसी 6 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बाकायदा ईवीएम में जो घोटाला होता है, किस तरह से वोट किसको दी जाती है और कहां जाती है, बाकायदा उस मशीन का वीवीपैट जिसे कहते हैं, हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शन करके दिखाया।
आप जानते हैं उसके बाद असर क्या हुआ? उसके बाद असर यह है कि इलेक्शन कमीशन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन जगह जगह देश में ईवीएम को ले जाके दिखा रहा है कि आओ वोट डालो, देखो हमारी मशीन खराब नहीं है। हमारा सवाल इससे आगे है, जब पढ़े लिखे लोग नहीं जानते कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, तो इस देश में लगभग आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेंगे? और तरीका वही होना चाहिए कि हर कोई जाने। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 16, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ गई। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये डेट आपको कहां से मिली है, ये तो अपनी जगह है बात, अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई डिसाइड नहीं है। और दूसरी जो बात है कि हम कहां तक लड़ाई जाएंगे? मशीन को रोकना केवल 1 मिनट का काम है, कि इससे नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। मशीनों की तैयारी के लिए सालों लगते हैं, मशीनें बनती हैं, आती हैं, फिर अलग अलग जगह जाती हैं, फिर उनको तरीके से जो है जो भी उन्हें करना होता है वो करते हैं, ये सारी प्रक्रिया होती है। बैलेट पेपर बनने में कितना समय लगता है? कब बनता है बैलेट पेपर? बैलेट पेपर बनता है जिस दिन नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होती है 3 बजे, और उसके बाद जो सभी जो कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं उनको सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट लेके कि ये कैंडिडेट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब वो छपने जाते हैं। मात्र 8 दिन में बैलेट पेपर छप जाते हैं, मात्र 8 दिन में। और इन मशीनों का जो खर्चा है, केवल वीवीपैट का खर्चा ही एक बार जो पिछले 2017 में बनी, उस दौरान जो खर्चा था वो तकरीबन 3,500 करोड़ का था, जो इलेक्शन कमीशन को दिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। ये तो उसका खर्चा था, ईवीएम का खर्चा वो अलग बात। इसकी नहीं है, खर्चा कितना ही भी हो, समय कितना ही भी लगे, लेकिन देश के संविधान के अनुसार फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए और पारदर्शी चुनाव के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी यह है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो, कहीं कुछ धुंधला ना हो। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ भी सतत वार चल रही है? देखिए, हमारी बात सबसे है। अभी जैसे हमने 6 तारीख का प्रोग्राम किया, तो हमने सबको, जो इंडिया गठबंधन में मुख्य पार्टियां हैं, बाकायदा हमने ईमेल के माध्यम से हमने उनको लेटर भेजा कि इस लड़ाई में आप भी आइए। हम अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे फिजिकली भी हम जाके बात कर रहे हैं, उनके ऑफिस में जाके, क्योंकि ये मुद्दा तो सबका है। सबसे ज्यादा मैंने तो कहा, दिग्विजय सिंह जी जो आए थे, अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी, उस मीटिंग से पहले वहां पे नॉर्थ एवेन्यू में, तो मैंने उनको कहा कि सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ है, तो कांग्रेस को सामने आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर। जीता हुआ इलेक्शन आपके हाथ से छीन लिया गया, तो आप कहेंगे, और अगर देश तबाह होता है तो कांग्रेस भी गुनहगार होगी, सभी पार्टियां गुनहगार होंगी, तो उन्हें आना पड़ेगा। मुझे विश्वास है इस लड़ाई में देर सवेर वो सब आएंगी, पर ये आंदोलन जन आंदोलन बनना चाहिए, और मैं जानता हूं ये जन आंदोलन बनेगा। मैं एक इसमें आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं ये बात कह रहा हूं इतने विश्वास के साथ। आज मैं आया हूं तो आप सबको देख रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो आगू हैं आज हमारे साथ बैठे हैं इस मीटिंग में। इसके अलावा हमने एक नंबर दिया था, मैं वो नंबर आपको बता रहा हूं, आप पूरे सब लोग, हमने मिस कॉल का नंबर दिया था, ये जानने के लिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो कहां तक पहुंच रही है। और वो नंबर था 966 77 22 062, 966 77 220 62, ये नंबर दिया। आप यकीन करेंगे कि प्रतिदिन कितनी कॉल आ रही है? 2 लाख से ज्यादा प्रतिदिन इस पर मिस कॉल आ रही है, 2 लाख से ज्यादा। और इसके अलावा जो मैंने नंबर दिया था कि जो जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर मैसेज करें, मेरा फोन बंद नहीं रहता 2 मिनट के लिए भी, सुबह से लेकर शाम तक इतने फोन आ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं गांव गांव तक होगा, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये लड़ाई गांव गांव तक पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी। ईवीएम गांव में घुस नहीं पाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सर ईवीएम से गल चुकी है, लेकिन जो बैलेट पेपर तो लगता नहीं कि पॉपुलेशन अपने इंडिया की कि लंबा प्रोसेस है बैलेट पेपर का। कैसे लंबा प्रोसेस है, मुझे आप बताइए। इस देश में क्या लोगों की कमी है? मैन पावर अगर चाहिए तो बढ़ाई जा सकती है, कमी तो है नहीं, 140 करोड़ की आबादी है। क्या इस देश में पैसे की कमी है? जब इस देश के प्रधानमंत्री पर प्रतिदिन 43 से 45 करोड़ रुपए केवल उसके प्रचार पर खर्च होते हैं, तो पैसे की कमी है? नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं है। इसके अलावा अगर डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए काउंटिंग में 2 से 4 दिन और लग जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता? हालांकि इतने लगेंगे नहीं, मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। ये बात जब आई कि भाई वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या उत्तर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में? उसने कहा था इसमें थोड़ा सा खर्चा होगा, हमें इंतजाम थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और 4 से 5 दिन 5-6 दिन और लगेंगे।
एक देश को, इतना बड़ा देश, दो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या ये बहुत बड़ी कीमत है? क्या ये कीमत देश अदा नहीं कर सकता? और डेमोक्रेसी इसलिए बचानी है कि डेमोक्रेसी बचेगी तो ही इस देश के तमाम लोगों के अधिकार बचेंगे, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार का चुनाव अगर ईवीएम से हो गया, निश्चित रूप से मोदी जीत के आएंगे। सर ईवीएम और मोदी जीत के आएंगे तो इसके बाद चुनाव होने नहीं है, लोकतंत्र खत्म होना है, पक्का राजतंत्र की स्थापना होनी है। सर ईवीएम तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, यूपी ਦੀ गवर्नमेंट ਆ ਵੀ ईवीएम सिखाते, लेकिन ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ क्यों चुकाया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं जानता कि उनके समय में क्यों किसी ने नहीं किया। मुझे जो लगा, जिस दिन से 30 मई 2019 से, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो सारी गड़बड़ियां सामने आई, हमने उस दिन से मुद्दे को लिया और उस दिन के बाद से हमने 2019 में ही जंतर मंतर पर 5 बार प्रदर्शन किया और 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और उसके बाद से हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर कोई नहीं उठाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं उठाऊं, और अगर पहले नहीं उठा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब नहीं उठाया जाए। आपके विरोध और प्रदर्शन के बाद भी इलेक्शन हुए हैं, उनमें जो सत्ता में अभी काबिज सरकार है, उनके लोग जो खड़े हुए थे वो भी हारे हैं। क्या उस समय में ईवीएम में कोई फिक्सिंग नहीं हुई? नहीं, सब कुछ है। देखने स्थिति ये है कि कहां सब कुछ क्या हो रहा। अब मुझे आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। द क्विंट ने यह सवाल पूछा 2019 के चुनाव के दौरान, चुनाव होने के बाद जिस समय वोटों की गिनती हो रही थी 23 मई 2019 को, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाटा पड़ा था, वो डाटा बताता था कि 373 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा या कम थी। क्विंट ने पूछा ये क्या है? 4 बार उन्होंने लेटर दिया, इलेक्शन कमीशन ने उनके किसी लेटर का जवाब नहीं दिया, बल्कि 3-4 दिन बाद वो आंकड़े ही वहां से हटा दिए गए, वो डाटा ही वहां से डिलीट कर दिया गया। अगर आप सही हैं तो क्यों नहीं करते हैं? और अभी आपने देखा 2000, ये अभी जो चुनाव हुआ है विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में, एक कैंडिडेट जो राजस्थान में था और एक कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश में था, दोनों कैंडिडेटों के बूथ में, जिस बूथ पर वो खुद हैं, उनका वोट जहां है उस बूथ में उनका वोट जो है शून्य निकला। मैं मान सकता हूं परिवार के लोग ना दें, लेकिन जो कैंडिडेट है वो भी नहीं देगा अपने आपको वोट, शून्य कैसे निकला? और फिर यही सवाल, अगर पोस्टल बैलेट में 199 सीटों पर कांग्रेस आ गए तो ईवीएम की गिनती के बाद ये उलट कैसे गया सर? एक सर भाजपा वालों वन नेशन वन वोट दी गल कही है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ? देखिए इसके आगे, अच्छा आपने सवाल पूछा, इसके आगे और बता रहा हूं, केवल यहीं तक नहीं रुके वो, वन नेशन वन इलेक्शन उसके आगे बढ़ गए हैं। दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं, वन नेशन वन लीडर, मतलब एक वही व्यक्ति है इस देश में, मोदी का फोटो लगा हुआ बाकायदा, यही सब कुछ है। सो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है कैसे संभव है? मैं आपसे बताऊं, संविधान ये कहता है कि अगर विधानसभा का चुनाव हुआ है तो विधानसभा का चुनाव 5 साल बाद होगा, अगर विधानसभा भंग नहीं कर दी गई है, कोई ऐसी आपात स्थिति नहीं है, 5 साल बाद। सपोज अभी आपके यहाँ पे चुनाव हुए पंजाब में, तो ये पंजाब के चुनाव 5 साल बाद होने हैं ना, अभी करा दिया जाए तो क्यों करा दिया जाए भाई? जिन राज्यों में, अभी 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, आप करो वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसके साथ आप चुनाव कराना चाहते, क्यों करा दिया जाए? इसको चलने दो ना, पूरे 4.5 साल 5 साल है, क्यों? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था ही है। तो जो मोदी सरकार काम कर रही है और जो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं वो पूरा का पूरा संविधान के विरुद्ध है, जिसे बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। समय की कोई कमी नहीं है, संविधान में प्रावधान है, अगर स्थिति हो तो इलेक्शन को 6 महीने तक आगे टाला जा सकता है। तो जो ये बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है, उनको बहका दिया जाता है जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं जानते, जो कानून को नहीं जानते कि साहब ये है स्थिति, इस वजह से होगा, इतना खर्चा। ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में हर तरह की व्यवस्था है कि अगर परिस्थिति ऐसी है तो आपको क्या करना है। समय की कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, इस देश की जनता को धन्यवाद, जिसे अनपढ़ समझा जाता, ना समझ समझा जाता है, वो गांव-गांव में लोग इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं और खड़े हो चुके हैं। और इतने थोड़े से समय में यह आंदोलन पूरे देश में गांव-गांव तक पहुंच चुका है। समय की कोई कमी नहीं। और मैं समझता हूं आज जब मैं यहां हूं तो किसान मोर्चा के, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी और आदरणीय बूटा सिंह सादीपुर साहब जो हमारे साथ में हैं, भाई साहब रविंदर पाटियाला जी हमारे साथ में हैं, कीर्ति किसान यूनियन से, और संयुक्त किसान मोर्चा के आगू हैं। ये सब अब जब साथ में हैं, भाई हमारे साथ में प्रभजीत पाल जी हैं, सब लोग साथ में, तो कितने आपकी एक आवाज। मैं तो कहूंगा आप मेरे से सवाल पूछने के बजाय आप आपसे ही पूछिए। मैं तो चाहूंगा कि घोषणा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने होनी चाहिए कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का समर्थन करेगा। मैं नहीं, आपको कहें। और मैं तो बहुत निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर आदरणीय
बूटा सिंह साधीवाल साहब से कि जिस तरह से तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग धड़े थे सबको जोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा में लेकर आए, ताकत बनाई, इस बार भी उन सबको जोड़िए और कहिए कि हमारे साथ साथ में ईवीएम भी मुद्दा हमारा अपना मुद्दा है, इसको लेकर चलेंगे और पूरी ताकत से साथ देंगे। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ, ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ।